हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 ट्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय और हिंदी विषय में पढ़ेंगे वाक्य रचना। और आज वाक्य रचना का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा था शब्द रचना और अब पढ़ेंगे वाक्य रचना। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों वाक्य रचना बड़ा ही सिंपल टॉपिक है और जिस तरह से हमने पढ़ा था शब्द रचना वर्णों के सार्थक संघात को कहते हैं, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना है शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य रचना कहते हैं। तो याद रखिएगा शब्द रचना क्या है। शब्द रचना वर्णों के सार्थक संघात को कहते हैं और वाक्य रचना शब्दों के सार्थक संघात को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब शब्द हैं। तो याद रखिएगा शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है और उसे ही हम वाक्य रचना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। तो दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है अर्थ के अनुसार और दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य, तीसरा है प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो याद रखिएगा वाक्य के 3 भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अर्थ के अनुसार वाक्य। तो दोस्तों अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषमयादि बोधक वाक्य, संभाववाची वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संकेतवाची वाक्य। तो दोस्तों विधिवाचक वाक्य वो होते हैं जो सामान्य वाक्य होते हैं और निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जहाँ से नकारात्मकता दिखे, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है। तो और प्रश्नवाचक वाक्य वो है जहाँ पर प्रश्न का भाव प्रकट हो। और विषमयादि बोधक वाक्य वो है जिसे देखकर आप आश्चर्य में हो जाएं। और संभाववाची वाक्य वो है जिसे देखकर संभावना प्रकट हो। और आज्ञा सूचक वाक्य वो है जिससे आप किसी को आज्ञा दें। और इच्छा सूचक वाक्य वो है जहाँ पर आप इच्छा व्यक्त करें। और संकेतवाची वाक्य वो होते हैं जहाँ पर आप संकेत देते हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों? जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, तो विधिवाचक वो है जो साधारण वाक्य होते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, राम खाना खा रहा है, तो ये सभी विधिवाचक वाक्य हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, निषेधात्मक वाक्य। जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। तो दोस्तों निषेधात्मक वाक्य क्या है? जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता दिखे वो निषेधात्मकता वाक्य होता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नकारात्मकता दिख रही है, इसलिए ये निषेधात्मक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बहुत आसान है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जहाँ किसी कथन में प्रश्न वाक्य शब्द दिख जाए या प्रश्न का भाव प्रकट हो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। और भी उदाहरण है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे देखे हो, क्या तुम उसे देखे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। गए हो, सुने हो, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब जहाँ आश्चर्य प्रकट हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है दोस्तों? जहाँ किसी कथन में विषमयादि शब्द दिया हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे अरे गजब हो गया, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये विषमयादि बोधक वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। तो दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य वहाँ होते हैं जहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो। तो जैसे सुनो, इधर आओ, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, तो इसलिए ये आज्ञा सूचक वाक्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है? जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होता है, जहाँ पर आदेश दिया जाए। और भी उदाहरण ले सकते हैं। फूल मत तोड़ो,
यहाँ पर भी आज्ञा सूचक वाक्य है, तो याद रखिएगा आज्ञा सूचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की जाए वहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे भगवान करे सब कुछ ठीक हो, तो यहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य होगा। तो याद रखिए दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य क्या है? जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा प्रकट की जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। संभाव्यवाची वाक्य, जहाँ पर लगे कि हाँ कोई संभावना है तो वहाँ पर संभाव्यवाची वाक्य होगा। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, तो यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है कि हाँ वो अपने गांव चला गया होगा, तो इसलिए ये संभाव्यवाची वाक्य है। तो दोस्तों संभाव्यवाची वाक्य क्या है? जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो वहाँ संभाव्यवाची वाक्य होता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संकेतवाची वाक्य, जहाँ पर संकेत का भाव प्रकट हो वहाँ पर संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। तो याद रखिए संकेतवाची वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहाँ संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे इसमें यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, तो दूसरा वाक्य है मैं अवश्य आता, और पहला वाक्य है यदि आप मुझे बुलाए होते। तो यदि आप मुझे बुलाए होते ये दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए ये संकेतवाची वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के अनुसार वाक्य, तो दोस्तों रचना के अनुसार कितने वाक्य होते हैं? 3 वाक्य होते हैं। याद रखिएगा रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों सरल वाक्य किसे कहते हैं? जो साधारण वाक्य होते हैं, जहाँ पर एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े हों, या किंतु, परंतु, और, लेकिन, इसलिए, लगा हो, तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्रित वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय, वहाँ सरल वाक्य होता है। दोस्तों सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है और इसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें मैं उद्देश्य है और जो स्कूल जा रहा हूँ ये विधेय है। मैं उद्देश्य है और बाकी जो पार्ट बचा है वो विधेय कहलाएगा। दोस्तों याद रखिएगा उद्देश्य जो है कर्ता को कहते हैं। यहाँ पर कर्ता मैं है, मैं शब्द है, और कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही गई है वो विधेय कहलाता है। तो सरल वाक्य क्या है दोस्तों? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। और एक उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, जैसे राम गेंद खेलता है, तो राम जो है उद्देश्य है और जो बाकी पार्ट है वाक्य का वो विधेय कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य, तो दोस्तों संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा आदि शब्द आते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। तो जैसे मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, यहाँ पर और शब्द आ गया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और इसमें एक से अधिक उद्देश्य है। एक उद्देश्य है मैं और दूसरा है मेरा छोटा भाई, ये उद्देश्य, और जो बाकी पार्ट है वाक्य का वो विधेय कहलाता है। तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक विधेय हो और उसमें संयुक्त शब्द जुड़ा हो, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, अथवा, या आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संयुक्त वाक्य का और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, तो यहाँ पर इसलिए शब्द आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और यहाँ पर 2 विधेय हैं, एक है मुझे शब्द और दूसरा है मैं शब्द, और बाकी वाक्य का जो भी पार्ट है वो विधेय कहलाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। दोस्तों, मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो कि दूसरे पर आश्रित रहता है, और जो उपवाक्य आश्रित रहता है उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें योजक शब्द लगता है, जैसे तब, जब, जहाँ, वहाँ आदि शब्द लगते हैं। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। तो यहाँ पर उद्देश्य मेढक है और वाक्य का जो भी पार्ट है वो विधेय कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। यहाँ पर जब शब्द आ गया और तब शब्द आ गया, ये भी मिश्रित वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो दोस्तों, प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों, कर्तावाच्य क्या होता है? जहाँ पर कर्ता की बात की जाए। कर्मवाच्य क्या होता है? जहाँ पर कर्म की बात की जाए। और भाववाच्य क्या होता है? जहाँ पर भाव की बात की जाए। तो याद रखिएगा, प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में इन्हें। कर्तावाच्य, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पर कर्ता क्या है? अध्यापक। और हिंदी कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। यहाँ पर कथन का भार अध्यापक पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्तावाच्य कहलाता है। तो याद रखिए, कर्तावाच्य क्या है? जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो और कर्ता पर कथन का भार पड़े, वहाँ पर कर्तावाच्य कहलाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और वीडियो लाइक भी करते चलिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, इस उदाहरण में हिंदी पढ़ाई जा रही है, ये कर्म है और इसकी मुख्य भूमिका निभाई जा रही है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। तो याद रखिए, कर्मवाच्य क्या है? जहाँ कथन पर कर्म का भाव पड़ और कर्म कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भाववाच्य, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, यहाँ पर ही होगा। जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होगा। जैसे उससे हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर ये क्रिया जो है मुख्य भूमिका निभा रहा है इस वाक्य में, इसलिए ये भाववाच्य है। तो याद रखिए दोस्तों, भाववाच्य क्या है? जहाँ क्रिया पर भार पड़े और क्रिया जो है मुख्य भूमिका निभाए वाक्य में, वो भाववाच्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ख़त्म दोस्तों, आगे अगली क्लास में प्रश्न। दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य क्या है? जहाँ पर कर्ता की मुख्य भूमिका निभाई जाए। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्म की मुख्य भूमिका निभाई जाए। और भाववाच्य क्या है? जहाँ पर क्रिया की मुख्य भूमिका निभाई जाए। और कर्तावाच्य क्या होता है? जहाँ पर कर्ता की मुख्य भूमिका निभाई जाए। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अध्यापक की मुख्य भूमिका निभाई गई है, इसलिए ये कर्तावाच्य है। और कर्मवाच्य, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है? हिंदी पढ़ाई जा रही है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य, यहाँ पर क्रिया पर भार पड़ रहा है, जैसे उससे हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ी जाती है,
तो यहाँ पर क्रिया मुख्य भूमिका निभा रहा है, इसलिए ये भाववाच्य है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।